Hello, class 8th. A very warm welcome to our channel. Today, we are going to do the next lecture of your last chapter of biology. इसमें हम पिसिकल्चर, एपीकल्चर और जो आपके सेरिकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो मतलब आपके सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं. ये कोई बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, तो इनको कवर करके फिर बस इसके बाद एक और लेक्चर बचेगा जिसमें हम आपकी चैप्टर एंड एक्सरसाइज करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. आई होप आपको समझ में आए होंगे पहले के सारे लेक्चर्स, और अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट. एंड आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. फिश फार्मिंग को हम पिसिकल्चर भी बोलते हैं. ठीक है, पाइसेस होते हैं ना, क्लास होती है फिशेस जिस क्लास में रखे जाते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, तो उसमें जो फिशेस को हम जिस क्लास में रखते हैं उस क्लास का नाम होता है पाइसेस. ठीक है, तो पाइसेस के हिसाब से पिसिकल्चर जो है वो नाम हो गया उस टेक्निक का जिसके थ्रू हम फ़िश फार्मिंग करते हैं, या फिर जो हम एक फ़िश फार्मिंग करते हैं उसको हम टेक्निकली पिसिकल्चर बोलते हैं. फ़िश जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है नरिशमेंट का, फूड का. इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस एंड ईजिली डाइजेस्टेबल है. जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सूटेबल सोर्स है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो प्लांट्स नहीं ग्रो करते हैं जिनके जैसे कि उनको वो विटामिन और मिनरल्स मिल सकें, या प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट. तो कोस्टल पॉपुलेशन जो है वो फ़िश को अपना स्टेपल फूड मतलब मेन फूड की तरह कंज्यूम करती है. एंड फिश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल आपने बचपन में या अभी भी आपने अगर कैप्सूल्स खाए होंगे, ट्रांसल्यूसेंट से होते हैं, येलो, गोल्डन येलो कलर के कैप्सूल्स कॉड लिवर ऑयल के. वो बड़े मतलब दे आर वेरी वेरी गुड फॉर योर द होल बॉडी. इम्यून सिस्टम, विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है, हेयर के लिए, स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं. तो फिश लिवर ऑयल इज़ रिच इन विटामिन ए एंड डी, जिसको कि मैं आपको बोल रही हूँ कि कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं. सेवन सीज कंपनी के खाए हैं हमने तो बचपन में, अभी और भी कंपनीज बनाने लगी हैं. दे आर वेरी गुड. Aquatic animals like fish, oyster, prawn, lobster and shrimps, they are also rich in proteins. तो मतलब फिशेस के अलावा और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि ऑयस्टर्स हो गए, प्रॉन्स हो गए, लॉबस्टर्स हो गए, श्रिम्प्स हैं, ये सब भी प्रोटीन के काफ़ी रिच सोर्सेज हैं और इनको भी कंज्यूम किया जाता है एज स्टेपल डाइट, एज द मेन फूड इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अब ये जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन्स एंड मॉलस्क्स, मतलब ये फिशेस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन्स एंड मॉलस्क अगर इनका हम प्रोडक्शन करें तो उसको हम बोल रहे हैं एक्वा कल्चर. ठीक है, दैट इज़ नोन एज एक्वा कल्चर. और फिशेस का अगर स्पेसिफिकली फिशेस की बात करें तो रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश एज ऑन अ लार्ज स्केल एज द मेन प्रोड्यूस इज कॉल्ड पिसिकल्चर. तो पिसिकल्चर बेसिकली डील्स विद रियरिंग ऑफ फिशेस ओनली. रियरिंग, मैनेजमेंट, सेलिंग देम, अर्निंग मनी, वो सब जो हम फिशेस का करें तो उसको हम पिसिकल्चर बोल रहे हैं. अगर उसमें और भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हमने इंक्लूड कर लिया, लाइक ऑयस्टर्स ले लिए, मॉलस्क मतलब प्रॉन्स ले लिए या लॉबस्टर्स ले लिए, तो उसको फिर हम एक्वा कल्चर बोलते हैं. ये डिफरेंस आप याद रखिएगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट मतलब कहाँ रहती हैं फिशेस, मेन उनका रहने की जगह क्या है. रहने की जगह मतलब पानी में ही रहती हैं, लेकिन मरीन वाटर में रहती हैं या फ्रेश वाटर में रहती हैं. मरीन का मतलब हो गया सॉल्टी वाटर, सी वाटर, जो कि जिसमें कि सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिशेस अलग होती हैं, अलग वैरायटी है. और फ्रेश वाटर फिशेस की अलग वैरायटी है. तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स द प्लेस वेयर दे लिव. ठीक है, द प्लेस ऑफ देयर, आपको पता होगा हैबिटेट का मतलब तो, प्लेस वेयर दे नेचुरली लिव. नेचुरल हैबिटेट होता है कि जहाँ पे वो नेचुरली नेचर में दे आर फाउंड. तो उसके हिसाब से इनकी दो कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज़ मरीन फिश या सी फिश, जो कि बहुत वैरायटी है. यहाँ पे दो एग्जांपल, दो वो दे रखे हैं आपको फिगर्स, दो डायग्राम दे रखे हैं, दो पिक्स दे रखे हैं, बाकी नाम तो बहुत दे रखे हैं. हिल्सा एंड पॉम्फ्रे.
हिल्सा एंड पॉम्फ्रे का आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों जो हैं ये मरीन फिश हैं या सी मरीन वाटर में या कोस्टल एरियाज में होती हैं। दे आर फाउंड इन द सी। और कॉमन मरीन फिशेज ऑफ इंडिया आर हिल्सा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें से ना मैचिंग में पूछ लेंगे या फिलअप से पूछ लेंगे कि ये कौन सी फिश है, तो वो आपको पता होना चाहिए। हिल्सा, सैल्मन, सार्डाइन, बॉम्बे डक। बॉम्बे डक देखो डक नहीं होती, फिश होती है। पॉम्फ्रे, मैकरिल्स, ट्यूना, ईल, रिबन फिश, फ्लैट फिश, सियर, फ्लाइंग फिश, ये सारी की सारी टेबल फिश हैं, कंज्यूम्ड मतलब पॉपुलरली कंज्यूम्ड फिश हैं। तो इन सबको हम, ये सारी की सारी मरीन फिश हैं, इनको टेबल फिश बोलते हैं। टेबल फिश क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये नॉर्मली खाई जाती हैं, टेबल पे सर्व की जाती हैं, दैट इज़ वाई दे आर रेफर टू एज टेबल फिश। तो ये सारी की सारी मरीन है, इनके नाम ध्यान रखिएगा। देन फ्रेश वाटर फिश में कटला और रोहू दे रखी है। आई एम श्योर ये आपने कई बार डायग्राम बनाया होगा छोटी क्लास से अपनी नोटबुक में, साइंस की नोटबुक में, है ना। कटला या रोहू का डायग्राम हम बनाते हैं, रोहू अक्सर बनती है, तो रोहू को ये वही रोहू है। ये फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर सच एज पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड कैनाल्स। यहाँ पे और भी कुछ फ्रेश वाटर फिशेस के नाम दे रखे हैं। देखो क्या क्या दे रखे हैं। कटला, रोहू, माची, मतलब माछी जो कहते हैं ना बंगाली में मछली को माछी, सिंगारा एंड कैलबसू, ये सारी फ्रेश वाटर फिशेस हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर फिशेस में सबसे पहले क्या करते हैं कि फ़िश एग्स को ना नर्सरीज में ग्रो करते हैं, जिनको हम हैचरीज बोलते हैं। मीन्स छोटे छोटे से आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना लेते हैं। देखो ये जो दे रखे हैं ना, रियरिंग ऑफ फिश इन अ टैंक, ये फिगर दे रखी है, ये वाली, इस फिगर की बात कर रही हूँ, दिस होल थिंग, ठीक है। तो ये जो है एक टैंक में रियरिंग करते हैं, तो सबसे पहले उनके एग्स को नर्सरी में ग्रो करते हैं, जिसको हम हैचरीज बोलते हैं, नर्सरीज को। और फिर जब यंग वंस छोटे छोटे टैड निकल आते हैं ना, जब फिशेस, बेबी फिशेस निकल आती हैं टैडपोल्स जैसे, तो वो उसके बाद उनको ढंग से खिलाया पिलाया जाता है, प्रॉपर डाइट दी जाती है, ताकि वो एक हेल्दी फिश में ग्रो हो जाए। एंड व्हेन दे आर फुली ग्रोन दे आर हार्वेस्टेड। हार्वेस्टेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि उनको पानी में से निकाल लेते हैं, दे आर सोल्ड ऑफ। तो दैट इज़ द हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेस। हार्वेस्टिंग ऑफ जो हमारी ग्रेन्स होते हैं, या जो एग्रीकल्चर में जब हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो कि हम अपनी फसल को जो काट लेते हैं ना, क्रॉप को जब कट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, मीन्स क्रॉप पूरी आपकी राइप होगी, उसके बाद उसको फील्ड से रिमूव के सेल करने के लिए हार्वेस्टिंग करते हैं, काट लेते हैं, तो दैट इज़ हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। और यहाँ पे फिशेस की हार्वेस्टिंग का मतलब कि व्हेन दे आर फुली ग्रोन दे आर टेकन आउट ऑफ वाटर एंड सोल्ड ऑफ। और कई बार पानी में ही रख के जिंदा फिशेस को भी सेल किया जाता है। कई लोग लाइव फिशेस को परचेज करना ज़्यादा हेल्दी समझते हैं। ओके, देन सो दिस वाज ऑल अबाउट पिसिकल्चर। तो ये बहुत छोटे छोटे सा है, सिंपल है। नेक्स्ट इज सेरीकल्चर। अब सेरीकल्चर क्या है? सेरीकल्चर मीन्स सिल्क से रिलेटेड है, ठीक है। सेरीकल्चर रिलेटेड टू सिल्क, द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ। मतलब रियरिंग की उसकी, हमने ब्रीडिंग की कि किस तरीके से उसका रिप्रोडक्शन होगा, उसको भी हम कंट्रोल करें, वो कैसे हम उसको रेज करें वो भी कंट्रोल करें। उसके बाद उसका कैसे मैनेजमेंट करना है, कि कितने प्यूपा हमें ग्रो करने हैं, कितनी कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें हम कंट्रोल कर रहे हैं। किस लिए? अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ नोन एज सेरीकल्चर। ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि दिस इज़ गॉट अ वेरी क्रूअल एस्पेक्ट ऑल्सो, है ना। मतलब मैं अपनी पर्सनल फीलिंग की बात करूं, तो ये सब जब हमें एक्चुअली हर चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं होती है, जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। तो जब से ये पढ़ा मैंने, तो आई हैव स्टॉप्ड यूजिंग सिल्क, क्योंकि मेरे तो खैर मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो आई फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई हैव लर्नड ऑल दिस। तो नेचुरल सिल्क पहले जो बनाते हैं, मतलब बड़ा अजीब सी फीलिंग है, मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग खुद समझदार हैं, देखिएगा। एनीवेज, तो द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क मॉथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। द 4 टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जो 4 मेन टाइप्स की सिल्क बनती हैं, वो है मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क एंड मूंगा सिल्क, ठीक है। ये 4 तरह की मेन सिल्क हैं जो कि हमें इंडिया में मिलती हैं। अब ये किससे मिलती है? सिल्क मॉथ से बनती है। इट्स लाइफ साइकिल जो है सिल्क मॉथ की, जो हमारा जो इंसेक्ट है सिल्क मॉथ, उसकी 4 स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल की। इंसेक्ट्स की जैसे नॉर्मली 4 स्टेजेस होती है, अगर आपने पढ़ी हो, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी, है ना। एग, लार्वे,
प्यूपा एंड अडल्ट। तो ये इसकी भी लाइफ, जो सिल्क मॉथ है इसकी लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस आपको पढ़नी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वे, प्यूपा एंड अडल्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। एग, लार्वे, प्यूपा, अडल्ट में आपको कितना कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली जो बात है कि फीमेल सिल्क मॉथ जो है इट लेज, ये देखो ये सिल्क मॉथ है, adult silk moth, it is laying eggs of silk moth on mulberry leaves। मलबरी का प्लांट है, उसकी लीव्स पे इसने अपने एग्स दिए हैं। तो फीमेल सिल्क मॉथ लेज पेल येलो एग्स ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी की लीव्स पे एग्स दिए। अब ये एग्स क्या होंगे, ये हैच होंगे, करीब 2 वीक्स लगते हैं इनको हैच होने में, और लार्वे से कैटरपिलर, लार्वे या कैटरपिलर जैसे ये वाली जो स्टेज है ये सिल्कवर्म की आ जाती है, ठीक है। इसको हम सिल्कवर्म बोलते हैं या लार्वा बोलते हैं या कैटरपिलर बोलते हैं। इसके बाद ये लार्वे जो हैं ये मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, और जब ये पूरे लार्वे जो है ग्रो होके प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्यूपा ये स्टेज है, ठीक है। मतलब एक छोटा सा इंसेक्ट है, वो अपने चारों ओर कुकून बना लेता है और उसके अंदर रहता है। सिल्क वर्म्स जो हैं एक कुकून बनाते हैं अपने चारों ओर, जो कि सिल्क के थ्रेड से बना होता है प्यूपा के प्रोडक्शन के लिए। और ये प्यूपा ना बहुत सारा सिल्क प्रोड्यूस करता रहता है, जो कुकून है ये भी सिल्क के थ्रेड से बना है, और प्यूपा भी बहुत सारी सिल्क प्रोड्यूस करता रहता है। अब इसको थोड़ा सा ग्रो होने देते हैं, जो ये काम कर रहे हैं बिजनेसमैन हैं जो कि इनको रेज कर रहे हैं, और उसको प्यूपा को कुकून को ग्रो होने देते हैं, प्यूपा को ग्रो होने देते हैं कुकून के अंदर। प्यूपा ग्रो करता है ताकि वो और थोड़ी सी ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो प्यूपा इनसाइड द कुकून अंडरगोज चेंजेस, इसमें कुछ चेंजेस होते हैं और ये सिल्क प्रोड्यूस करता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब जब ऐसा लगता है कि हाँ इसकी एक लाइफ साइकिल अटेन हो गई है, सॉरी इसकी लाइफ की एक स्टेज आ गई है और इसने काफ़ी सिल्क प्रोड्यूस कर ली है, तो कुकून ब्रेक्स ओपन एंड देन अडल्ट सिल्क मॉथ कम्स आउट। तो कुछ टाइम बाद कुकून जो है वो फट जाता है, इट ब्रेक्स ओपन, जैसे एग हैच करता है ऐसे कुकून ब्रेक्स ओपन एंड द सिल्क मॉथ कम्स आउट, अडल्ट सिल्क मॉथ। फिर वो दोबारा से अपनी लाइफ साइकिल करती है। अब लेकिन हमें तो इसकी नेचुरल लाइफ साइकिल नहीं होने देना है, हमें क्या चाहिए, हमें सिल्क चाहिए। तो हम प्यूपा को कुछ दिनों तक रेयर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्यूपा है इसको बॉइल्ड वाटर में डाल देते हैं, बॉयल करते हैं हॉट वाटर, ताकि वो प्यूपा जो है मर जाए और हमें फिर उसमें से थ्रेड मिल जाए, सिल्क का थ्रेड हम ले लेते हैं। तो ये हमारे काम की चीज़ है। अगर हम इसको प्यूपा को अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल नॉर्मली उसको ग्रो होने देंगे और सिल्क मॉथ उसमें से निकलने देंगे तो हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है उसका। हालांकि कुछ को सिल्क मॉथ, कुछ प्यूपा को हम रखते हैं कि उससे सिल्क मॉथ निकले ताकि लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती रहे, क्योंकि जितनी सिल्क मॉथ होंगे उतने ज़्यादा एग प्रोड्यूस होंगे, उतने ज़्यादा प्यूपा बनेंगे। लेकिन मैक्सिमम को बॉईल करके किल कर दिया जाता है, उसमें से सिल्क थ्रेड निकाल लेते हैं। तो for the production of silk, the cocoons are harvested manually before the pupa emerges from the cocoon। तो प्यूपा के उसमें कुकून में से निकलने से पहले हम कुकून्स को मैनुअली उठा लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं, उनको वहाँ से उठा लेते हैं और उनको क्या करते हैं, दे आर बॉइल्ड इन हॉट वाटर टू किल द प्यूपा लिविंग इनसाइड। जो अंदर प्यूपा है उसको किल कर देते हैं, जिंदा बॉईल कर देते हैं, सो दैट इट डाइज एंड देन द सिल्क थ्रेड इज टेकन आउट। डेड कुकून से एक मशीन है जो कि उससे फिर सिल्क निकाल लेती, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ यू हैव योर ओन कॉन्शियस, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। अगर कुकून में से सिल्क मॉथ निकल जाती है, मतलब हम प्यूपा को नहीं मार पाए, उसमें से वो निकल गई डेवलप होके, तो फिर डैमेज्ड है, फिर उसको हम सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं करते हैं। वो क्या होगा, वो फर्दर लाइफ साइकिल कंटिन्यू करेगा। तो जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द डेड कुकून्स, दिस इज नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। और फिर उसके बाद ये जो थ्रेड है इसकी दोबारा से प्रोसेसिंग होती है और उससे हमारी सिल्क बनती है अलग अलग तरीके की, ठीक है। तो सिल्क थ्रेड्स आर फर्दर वोवन इनटू सिल्क। So this is all about sericulture. Next is apiculture.
एपीकल्चर क्या है? द रेयरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज। मधुमक्खी का अगर हम लालन पालन करें, उसको ग्रो करें और फिर उसका हनी बी लें तो उसको हम उसका हनी और वैक्स लें तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। So the rearing, breeding and management of honey bees for the production of honey and beeswax together is known as apiculture। ये ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर सिर्फ हनी प्रोडक्शन नहीं है, एपीकल्चर में बीजवैक्स और हनी दोनों का प्रोडक्शन इंक्लूडेड है। इसमें इंडियन वैरायटी ऑफ हनी बी इज एपिस इंडिका। कम वैरायटी दे रखी है, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन एपिस इंडिका जो हमारी इंडियन वैरायटी है, इंडिजिनस है, लोकल वैरायटी है, ज़्यादा सस्टेनेबल होगी, ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जो एग्जॉटिक वैरायटी है फॉरेन से जो आई है मैडम हमारी मधुमक्खी, वो है एपिस मेलिफेरा। ठीक है, नाम से आपको मतलब मेलिफेरा बड़े स्टाइलिश सा नेम है, तो वो एग्जॉटिक ब्रांड है। इंडिका हमारी लोकल ब्रांड है। हनी बीज प्रोड्यूस हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ सम फ्लावर्स। अब हनी बीज क्या करती हैं, अलग अलग फूलों पे जाके बैठती हैं, अपने जो उनके वो एंटीना होते हैं, जो उनके सकस होते हैं, प्रोबोसिस होता है, उससे वो फ्लावर का नेक्टर सक करती हैं और फिर उसको अपने अंदर प्रोसेस करती हैं और उसको जब जाके अपने जो उनका कोम्ब होता है जहाँ वो रहती हैं वहाँ पे जाके वापस रीगर्गिगेट करती हैं, मतलब कि वापस वो उल्टी करती हैं, वोमिटिंग करती हैं, और वो जो है वो हनी की तरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हनी बीज प्रोड्यूस हनी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ सम फ्लावर्स। हनी कंसिस्ट ऑफ, हनी की कंसिस्टेंसी क्या होती है? वाटर, शुगर, मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड सम एंजाइम्स। इट हैज़ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। हनी बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारी हेल्थ के लिए और रिजुविनेटिंग होती है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, और इजी टू डाइजेस्ट। छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। शुगर में कौन कौन सी शुगर्स होती हैं इसमें? लेवुलोज, डेक्सट्रोज, सुक्रोज एंड डेक्सट्रिन। दीज आर दी 4 टाइप्स ऑफ शुगर्स प्रेजेंट इन हनी। हनी कैसे काम करता है? कफ सप्रेसेंट, खांसी दूर करता है, ब्लड प्योरीफाई करता है। ठीक है, हमारा जो कफ होता है उसको रिमूव करता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड प्योरीफायर है, आयरन होता है तो हीमोग्लोबिन भी बिल्डअप करता है। ठीक है, सिंस इट कंटेन्स आयरन एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग अप हीमोग्लोबिन, मतलब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और हनी बीज जो हैं वो, हनी तो हमारे लिए बेनिफिशियल है और हनी बीज जो हैं वो प्लांट्स के लिए बड़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो सारे प्लांट्स में पॉलिनेशन करती हैं। दे आर द बेस्ट पॉलिनेटर्स इन नेचर। एक फ्लावर पे बैठी, वहाँ से उसके स्टिग्मा और सब चिपक जाते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स चिपक, स्टिग्मा नहीं, पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं उनकी बॉडी पे, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो वो पॉलन ग्रेन्स झड़ जाते हैं वहाँ के स्टिग्मा पे, वहाँ के पॉलन ग्रेन्स लेके वो नेक्स्ट फ्लावर पे ट्रांसफर करती हैं। ऐसे दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर एंड दे ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन्स, डिफरेंट pollen grains from different flowers to the surrounding flowers, है ना, वहाँ पे वो pollen grains अपने ट्रांसफर करती रहती है। दे आर द बेस्ट pollinators in nature। दे ऑल्सो मेक beeswax। उनका जो कोम्ब होता है ना, हनी कोम्ब, जो मधुमक्खी का छत्ता जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो वैक्स भी बनाती है, वो वैक्स का बना होता है। ठीक है, beeswax भी बनाती है और हनी भी देती है हमें। beeswax जो है वो इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑइंटमेंट्स। ऑइंटमेंट्स मतलब जो हम क्रीम्स यूज़ करते हैं चोट लगने पे या स्क्रैचेस, जैसे बोरलिन वगैरह ना, वो सब। पॉलिशेस, पॉलिशेस बनाने में यूज़ होती है, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, लिपस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बीजवैक्स, बिकॉज इट इज़ वेरी नाइस फॉर नरिशमेंट ऑल्सो, मतलब लिप्स को सपल बनाता है। क्रीम से यूज़ होती है, हैंड क्रीम से, क्योंकि स्किन को भी सपल बनाता है। हनी बीज लिव इन कॉलोनीज इन अ बी हाइव। बी हाइव में रहती हैं, कॉलोनीज में रहती हैं, अकेले नहीं रहती है हनी बी, हमेशा ग्रुप में ही रहती है, उसकी ग्रुप को हम कॉलोनी बोलते हैं। बिल्ट ऑन ट्रीज विद बीज वैक्स। आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता, देखो कितने बड़े बड़े छत्ते लटके होते हैं पेड़ों पे, बीज वैक्स से बनाती हैं वो, सेल्स बनाती हैं ना, इतने सारे सेल्स होते हैं। उन्हीं सेल्स की वजह से जो हमारा बायोलॉजिकल सेल है ना, उसका नाम सेल पड़ा था। Artificially, the beehives are formed within wooden frames and stored inside an apiary। एपियरी क्या होता है? जब हम आर्टिफिशियली, मतलब जब हम हनी बीज को ग्रो कर रहे हैं, एपीकल्चर कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ये दिख रहा है ना, एपियरी बॉक्स, एपियरी बॉक्सेस हैं, लकड़ी के डब्बे हैं, और इनको हनी बीज को ऐसे रखते हैं एपियरी बॉक्स में, इस तरीके से। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा। तो ये जब हम आर्टिफिशियली, मतलब जो हम एपीकल्चर कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनके बी हाइव्स बनाते हैं, मतलब एपियरीज में रखते हैं उनको, प्रॉपर वो वाला बी हाइव नहीं होता।
एक बीहाइव के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो एक फर्टाइल फीमेल होती है जिसको मदर क्वीन या मेन क्वीन जो होती है वो सेंटर में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती, वो कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ एग्स ले करती है, वो थोड़ी सी बड़ी भी होती है साइज में एज कम्पेयर टू दी अदर बीज। और कुछ मेल्स होते हैं ड्रोन्स जो कि उस क्वीन के साथ मेटिंग करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं ताकि क्वीन जो है वो एग्स ले करती रहे। और बहुत सारे जो हनी बीज होते हैं जो सारे शहद बनाती है, एक फूल से दूसरे फूल पे जाती हैं, पॉलिनेशन करती हैं, पॉलन करेक्ट सॉरी जो उनका नेक्टर है फ्लावर्स का वो कलेक्ट करती हैं, तो वो सारी क्या होती हैं, वर्कर बीज होती हैं। वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, वर्कर बीज होती हैं, मतलब वो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो स्टेराइल होती है। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है हनी बी का जो सिस्टम है ना, इनका जो सोशल सिस्टम है बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपको कभी टाइम मिले तो पढ़िएगा। द प्लेस वे बीज आर रेयर्ड इज कॉल्ड एन एपियरी। जहाँ पे हनी बीज को हम रेयर करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको एपियरी बोलते हैं। एंड एपियरी हैज़ 40 to 50 मिलियन हनी बीज। इतनी सारी हनी बीज एक नॉर्मल एपियरी में होती हैं, ठीक है। सो ये बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा इसमें थ्योरी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। एक तो ना आपको सबकी स्पीशीज़ याद होनी चाहिए बेटा, स्पीशीज़ आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं, और दूसरा थोड़ी सी प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, हल्की फुल्की डेफिनेशंस कि किसको क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं। सी एनिमल्स फर्स्ट is टिक द करेक्ट ऑप्शन। सी एनिमल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ, सी एनिमल्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। मरीन एनिमल्स आर बेसिकली रियर्ड, या उनको जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो प्रोटीन्स के लिए करते हैं। द रियरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड पिसिकल्चर। एक्वाकल्चर नहीं, पिसिकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मरीन फिश। मरीन फिश कौन सी नहीं है, सैल्मन, सार्डाइन, बॉम्बे डक तीनों मरीन है। मैकेरल, टूना, ईल अगेन मरीन। कटला, रोहू, कैलबासू फ्रेश वाटर फिश एंड दे आर नॉट मरीन फिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर फिश, फर्स्ट वन हिल्सा। हिल्सा मरीन फिश है, बाकी माची, कटला, सिंगारा तीनों जो हैं वो कैसी हैं, फ्रेश वाटर हैं। Next, honey bees are useful for us because they produce honeys and beeswax. They are good pollinators, both of these, none of these. So they produce honey and beeswax, yes, and they are good pollinators as well. So the option C is correct. नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट्स करेक्टली। आपके 9th और 10th में जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ना ट्रू और फॉल्स, वो हमेशा इसी तरीके से आता है कि पहले आप ये बताइए कि पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो दे रखी है वो ट्रू है कि फॉल्स है, एंड इफ इट इज़ फॉल्स, इफ इट इज़ इनकरेक्ट, देन प्लीज राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। और कई बार ना आपको एक वर्ड भी दिया होता है बोल्ड में या अंडरलाइन करके कि उस पर्टिकुलर वर्ड को ही चेंज करना है आपको, और बाकी सेंटेंस को टच नहीं करना है, ठीक है। Now the first one, the production of aquatic animals like prawns and mollusks is called aquaculture. Yes, this is true. Okay, ये जो है हमारा statement. Okay, next. The rearing, breeding and management of silk moths through the production of silk is called silky culture. Silky culture बोलते हैं क्या? सो दिस इज फॉल्स। सिल्की कल्चर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेरी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। सिल्की कल्चर नहीं कि सिल्क प्रोड्यूस करें तो सिल्की कल्चर बोल दिया, नो वी कॉल इट सेरी कल्चर, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ हैज 3 स्टेजेस, एग, प्यूपा एंड एडल्ट। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कितनी स्टेजेस होती हैं, 3 नहीं होती हैं, 4 शैल आई टेक सम अदर कलर, 4 स्टेजेस होती हैं, 3 नहीं होती हैं। एग, लार्वे, प्यूपा एंड एडल्ट, यहाँ पे लार्वा भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एपिकल्चर इज द रियरिंग, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी ओनली। अगेन दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, क्योंकि हनी नहीं, हनी के साथ क्या होता है, बीज वैक्स भी होता है। तो breeding management of honey bees for the production of honey and beeswax. Honey is a cough suppressant, blood purifier, and helps in building up hemoglobin in blood. Yes, this is true. Apis indica is the exotic variety of honey bee. नहीं, exotic नहीं है। Apis indica जो है वो इंडियन वैरायटी है।
अगर आपको एपिस इंडिका रखना है, एग्जॉटिक वर्ड को चेंज करना है, तो आप ऐसे कर दिए एपिस इंडिका इज द इंडियन वैरायटी ऑफ हनी बी। और अगर आप इस एग्जॉटिक वर्ड को रखना चाहते हैं तो फिर आप वैरायटी को चेंज कर दीजिए, फिर क्या आ जाएगा एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा इज द एग्जॉटिक वैरायटी। अब मेरी बात समझ गए ना, दोनों में से एक चेंज करना है आपको, तो आप कोई भी एक चेंज कर दीजिए। आपको पता होगा कि साइंटिफिक नेम जब हम अपने हाथ से लिखते हैं, हैंड रिटन होते हैं, तो पहला लेटर हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है जो कि जेनेटिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है, उसको हम हमेशा, ये देखो ये जो था ये जेनेटिक नेम था तो इसको मैंने कैपिटल ए से स्टार्ट किया। ये जो है ये कैसा है, ये स्पीशीज़ का नाम है, स्पेसिफिक नेम है, स्पीशीज़ का नाम है, तो इसको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। एपिस को अलग से अंडरलाइन किया मैंने, मेलिफेरा को अलग से अंडरलाइन किया। दिस इज़ द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग दी बायोलॉजिकल नेम्स, चाहे वो जूलॉजिकल नेम हो चाहे बोटानिकल नेम हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और जब हम प्रिंट में होता है तो देखो प्रिंट में इटैलिक्स में लिखते हैं, आपको नज़र आ रहा है ना इटैलिक्स में लिखा हुआ है एपिस इंडिका, तो प्रिंट में इटैलिक्स में लिखते हैं, और व्हेन जब हैंड रिटन है तो इस तरीके से लिखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। सो वी फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। अब बस लास्ट एक्सरसाइज रह गई है इस चैप्टर की, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। विल बी डन विद दिस चैप्टर। ओके, टेक केयर एंड डू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइए। ओके, टेक केयर।